बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के व्लॉग में सबसे पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान साहब को अदालतों की तरफ से रिलीफ़ मिला है और तमाम मुकदमात में इमरान खान को 10 रोज़ तक गिरफ़्तार ना करने का हुक्म सादर किया है अदालत ने। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें 19 जून तक इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है। और तीसरा ये कि अलकादर ट्रस्ट केस ही जो है जिसमें 190 मिलियन पाउंड के हवाले से हुकूमत कहती है कि इमरान खान ने करप्शन की है मुबैना तौर पे, उसमें जो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं, क्योंकि उनसे भी तफ्तीश हो रही थी और वो उन्होंने भी नैब प्रोसीडिंग्स का वो हिस्सा वगैरह बनी थी और उसमें उन्होंने भी ज़मानत वगैरह फ़ाइल की हुई थी और उनको ज़मानत मिली भी थी। तो आज जब वो अदालत में 31 मई को पेश हुई हैं, इससे पहले उनको ज़मानत कोई 7-8 दिन की मिली थी मेरे ख्याल में, तो आज उन्होंने दोबारा पेश होना था। आज जब वो पेश हुए हैं वहाँ पे तो सर्टनली जब आप ज़मानत फ़ाइल करते हैं तो ज़मानत में तौसीक़ की आप दरख्वास्त करते हैं, उसकी कॉन्फर्मेशन के हवाले से जो भी दलाइल आपके वकला ने देने होते हैं वो देते हैं। लेकिन आज जब वो वहाँ पर पेश हुए हैं तो नैब का जो तफ्तीशी अफसर है उसने कहा है कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उनको ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इसी तरह होता है कि जब अदालतों में कोई भी मुल्ज़िम हो उसको ज़मानत के लिए वो अप्लाई करता है तो उसी सूरत में ज़मानत मिलती है या ज़मानत की ज़रूरत ही तब पेश आती है जब पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार होने का ख़दशा हो। देयर इज़ वो कानूनी ज़ुबान में बोलते हैं देयर इज़ एन इमिनेंट एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस। तो अगर वो हो ही ना तो फिर ज़मानत की ज़रूरत नहीं होती है, फिर ज़मानत विड्रॉ कर ली जाती है। तो जब उन्होंने ये कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कि ज़मानत की ज़रूरत नहीं है तो फिर जज साहब ने उस जो ज़मानत बुशरा बीबी को पहले अबूरी मिली हुई थी, इंटरम बेल जो मिली थी, उसको गैर मौसर करार दे दिया और गैर मौसर करार देते हुए उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि आज अगर तफ्तीशी अफसर ने यह कह दिया कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है तो उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि तफ्तीशी अफसर को या नैब को इंक्वायरी में लगता है कि बुशरा बीबी का इसके अंदर कोई गिल्ट सामने नहीं आ रहा। यही वजह हो सकती है ना। मिसाल के तौर पे जो बंदा गिल्टी है, जिसके ख़िलाफ़ एविडेंस है, उसको तो गिरफ़्तार करना किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी गिरफ़्तारी के बाद ही उसकी तफ्तीश होती है, सवाल जवाब, और फिर तफ्तीश का कोई नतीजा निकलता है कि ये बंदा गिल्टी है, नॉट गिल्टी है। लेकिन अगर पुलिस या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या फिर नैब ये कह दे कि मिसाल के तौर पर हमें गिरफ़्तारी मतलूब ही नहीं है, इसका मतलब पहला तो ये होता है और प्राइमरीली इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे से अरेस्ट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ख़ास एविडेंस सामने है भी नहीं। तो ये नॉर्मली जो आम तौर पे अदालतों में केसेस में जो हमने देखा है वो ये वजह होती है कि जी इसको तो गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ख़िलाफ़ कोई ख़ास एविडेंस उस तरह का है नहीं। अगर पुलिस का या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बशमूल नैब के ये ज़ेन बन जाए तो फिर वो नॉर्मली कोर्ट्स में इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि गिरफ़्तारी मतलूब नहीं। उसके बाद फिर वो ज़मानत जो है वो विड्रॉ भी कर लेता है वो मुल्ज़िम जिसने पहले अदालत से ज़मानत के लिए राब्ता किया होता है। तो पहली वजह बुनियादी तौर पर तो ये हो सकती है। दूसरी वजह मिसाल के तौर पे, और होनी तो यही चाहिए इन द नॉर्मल कोर्स, आम तौर पे तो ऐसे होता है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि वक्ती तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अभी गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है और वो गिरफ़्तारी की जो ज़रूरत नहीं थी तो ज़मानत की जो दरख्वास्त थी अदालत ने उसको गैर मौसर करार देते हुए उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, विच मीन्स दैट बुशरा बीबी के पास अब ज़मानत नहीं है। अब अगर ऑल ऑफ अ सडन नैब या तफ्तीशी अफसर ये ज़ेन बनाए कि अब गिरफ़्तारी की ज़रूरत है तो फिर नैब ये कर सकता है कि जी उनको कहे कि जी आप पेश हो, और अगर ये नहीं करेगा तो ये भी कर सकता है कि उनकी गिरफ़्तारी की कोशिश करे। उस सूरत में मिसाल के तौर पे अगर गिरफ़्तारी की कोशिश करें ऑल ऑफ अ सडन ये माइंड मेकअप करके कि गिरफ़्तारी की अब ज़रूरत है, तो उस सूरत में फिर बुशरा बीबी के पास उस टाइम पे बेल नहीं होगी क्योंकि वो तो गैर मौसर करार दी जा चुकी है और वो विड्रॉ हो चुकी है। तो फिर उन्हें फ़ौरी तौर पर दोबारा अदालत से रुजू करना पड़ेगा, फ़ौरी तौर पर दोबारा रुजू करना पड़ेगा अदालत से ज़मानत हासिल करने के लिए। तो अगर इस तरह की कोई मिसाल के तौर पे नैब माइंड गेम्स वगैरह खेलने का सोच रहा है या करता है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट इन द नॉर्मल कोर्स अगर इस डेवलपमेंट को देखा जाए, जो इमरान खान को आज अदालतों की तरफ से रिलीफ मिला है, मिसाल के तौर पे 10 रोज़ तक गिरफ़्तार ना करने का हुक्म तमाम मुकदमात में, अलकादर ट्रस्ट में 19 जून तक ज़मानत में तोसी हो गई है
और बुशरा बीबी के हवाले से तो यही कह दिया कि गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है और ज़मानत की एप्लीकेशन ही गैर मौसर है। तो आज का दिन कानूनी एतबार से अदालती तौर पे इमरान खान साहब के लिए और बुशरा बीबी के लिए बहुत अच्छा रहा, अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि इरफान कादिर साहब जो है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड अल कादिर ट्रस्ट केस जो है उसके हवाले से एक प्रेस टॉक की है और उन्होंने कहा है कि मैं ये प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से पैसा कैसे रिकवर करना है। अच्छा, मैंने बहुत देर पहले, कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर एक वीलॉग किया था अल कादिर ट्रस्ट केस पे, और मैंने तब ये बात की थी कि ये जो अल कादिर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड जिसके हवाले से हुकूमत कहती है कि इमरान खान ने करप्शन की है, ज़रा ये तो पता लगाए कि ये पैसा किसके पास गया है और किसके थ्रू गया है, और वाया इमरान खान गया है तो इमरान खान को भी इंक्वायरी कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, और अगर उनका कोई कसूर बीच में आता है तो सामने लेकर आए, उसके ऊपर भी बात करें, उसके ऊपर भी ट्रायल चल सकता है। लेकिन ये ज़रूर पता कर लें कि क्या अकेले इमरान खान के ज़रिए ये गया है या कुछ और एंटिटीज़ के। तो वो जो वाया है वो तो बड़ा क्लियर है, वो तो छुप ही नहीं सकता, क्योंकि हेडलाइंस, प्रोग्राम्स इसके इस हवाले से मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हैं कि वो पैसा जब बाहर से आया था तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, काबीना बैठी हुई थी और वाया काबीना इमरान खान होते हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और वहाँ से फिर उसकी एडजस्टमेंट हुई है जहाँ पे उन्होंने करनी थी, और सबको पता है कि कहाँ पे हुई है। और वो जो बैरिया टाउन कराची का केस था 450 अरब रुपए तक का, उसके अंदर ये 50-60 अरब रुपया भी एडजस्ट कर दिया गया है, और वो किसने किया है? वो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से हुआ है। तो ये जो इरफान कादिर साहब ने आज बात की है कि सुप्रीम कोर्ट से पैसा, ये उनके अल्फाज हैं, इरफान कादिर के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं प्रेस ब्रीफिंग में कि सुप्रीम कोर्ट से पैसा कैसे रिकवर करना है, ये प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करो। तो यानी कि वो भी ये मान रहे हैं, हुकूमत ये मान रही है कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के पास गया पैसा और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एडजस्ट हुआ है बैरिया टाउन कराची के केस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। और ये जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर की आज की मीडिया ब्रीफिंग है, नैब को भी इन लाइंस पर अपनी तफ्तीश को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है। मैं तो चलो जो पहले कह रहा था वो तो मेरा एनालिसिस था। आज तो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इरफान कादिर ने ये कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से पैसा कैसे रिकवर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसका इवेंचुअली फ़ायदा अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को हो सकता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मज़ीद मेरे शो में आज JUIF की तरफ से जो साहब आए हुए थे उनसे मैंने सवाल पूछा कि आगे अगर इलेक्शंस होते हैं आने वाले दिनों में तो फिर क्या होगा, PDM की जो 13 जमातें हैं वो फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगी या फिर कोई इत्तेहाद होगा। तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर बातचीत हो चुकी है और इनिशियल टॉक्स इस हवाले से हो चुकी हैं, और PDM की जो मेन जमातें हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, JUIF या एक दो और बड़ी जमातें जो PDM की हैं, उनमें काफ़ी हद तक ये हो चुका है फ़ैसला कि इकट्ठे हमने इलेक्शन लड़ना है, सीट एडजस्टमेंट होनी है। और सीट एडजस्टमेंट का मतलब आप समझते हैं कि जहाँ पे नून लीग का कैंडिडेट खड़ा होगा वहाँ पे पीपल्स पार्टी या JUIF अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का होगा वहाँ पे नून लीग या JUIF नहीं खड़ा करेंगे, और जहाँ पे JUIF का होगा वहाँ पे PMLN और पीपल्स पार्टी नहीं खड़ा करेंगे। तो अगर मिसाल के तौर तो मैंने उनसे पूछा कि कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि इस तरह सीट एडजस्टमेंट आप लोग, तो उन्होंने कहा तकरीबन 70 से 80% चांसेस कि सीट एडजस्टमेंट इस तरह हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब जो सूरत हाल है सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट हुई है पिछले 20 से एक दिन में, उसके बाद PDM की जो 13 जमातें हैं अगर वो इलेक्शंस की तरफ जाती हैं, अगर इलेक्शन कराए जाते हैं इस मुल्क में, जो कि वैसे तो आईनी कानूनी तौर पर होना लाजिम है और जमहूरियत का लाजिम जुज़ है, ना हो तो वो एक अलग बात है कि आप कानून या आइन के मुताबिक इलेक्शंस नहीं कर, लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं तो भी इन हालात में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी टूट फूट हो चुकी है, उसके बावजूद PDM की जो जमातें हैं, मेन जमातें जो हैं, जो मेन जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF, ये फिर भी आपस में इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेंगे सो एज टू मेक श्योर कि अगली हुकूमत फिर PDM की आए।
अब इसमें कोई जो ट्विस्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक किंग्स पार्टी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रही है जहांगीर खान तरीन साहब की शक्ल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारे लोग जिन्होंने छोड़ी है पार्टी, उन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। अलीम खान जहांगीर तरीन की भी आपस में एक मुलाकात हुई है। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ग्रुप्स की सूरत में भी वहाँ पे मुलाकात करें, सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, ग्रुप्स की सूरत में बाकायदा तौर पे वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे जहांगीर तरीन उभरते हैं एक किंग्स पार्टी की शक्ल में और एक नई पार्टी बनाते हैं और उसके बाद फिर वो उसके थ्रू इलेक्शंस में अपनी एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे उतरते हैं, तो फिर पीडीएम का ये जो प्लान है इसके लिए ये कोई मतलब कि ये चीज़ जो है वो अपसेटिंग हो सकती है। लेकिन मुझे लगता ये है कि एट एवरी कॉस्ट इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि माइनस इमरान खान जिस मर्जी की या सबकी हुकूमत आ जाए। जो पीडीएम का प्लान है वो ये है कि माइनस इमरान खान या माइनस इमरान खान वाली पीटीआई। अब पीटीआई में से भी कोई हकीकी निकल आती है, वो पहले भी मुल्तान से एक ग्रुप आया था, बाकी लोग जो है कोई जहांगीर तरीन के साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं, अपना कोई ग्रुप निकालने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन माइनस इमरान खान या इमरान खान वाली पीटीआई, और वो भी तब अगर ये जो अभी लगातार बोल रहे हैं पाबंदी पे गौर हो रहा है। खैर इवेंचुअली अगर वो इस तरह का कोई फैसला फेडरल गवर्नमेंट करती है तो कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली डिसाइड करेगी कि पूरी जमात का लदम हो सकती है नहीं हो सकती। मेरी नज़र में तो नहीं हो सकती, एक पूरी सियासी जमात को आप नहीं कलदम करार दे सकते इस तरह से। लेकिन इस हुकूमत से कुछ बई तो नहीं है, वो तो करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे प्लान ये है कि माइनस इमरान खान जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जितनी भी सियासी जमातें हैं, सबको अकोमोडेट करना पड़े तो कर दिया जाए, सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाए। किसी को सूबे में मिल जाए, किसी को दूसरे सूबे में मिल जाए, किसी को तीसरे में, किसी को चौथे में, और कुछ को वफाक में मिल जाए, और सब इकट्ठे होकर हुकूमत बना लें। लेकिन इमरान खान किसी सूरत इक़्तिदार में काबिल कबूल नहीं है। तो ये सियासी तौर पर है। और इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो मुसलसल नज़रअंदाज हो रही है वो पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान की अवाम है, उनके मसाइल हैं। IMF ने जो स्टेटमेंट दिया है, IMF के वो जो नेथन पोर्टर का जो बयान है, अगर आप लोगों ने देखा हो गुज़श्ता रोज़, उन्होंने कहा कि IMF सियासी पेशरफ्त का नोटिस लेता है मगर मुल्की सियासत पर तबसरा नहीं करता। उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर किसी हद तक हम कह सकते हैं कि IMF भी कंसर्न्ड है। जो उन्होंने कहा है कि उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। अब इसके ऊपर जो हुकूमत है उससे जब सवाल हुआ तो वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF का जो वो स्टेटमेंट है, उनके जो मिशन चीफ हैं, उनका स्टेटमेंट जो है उन्होंने कहा कि वो मैंने डायरेक्टली सुना तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन IMF पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत ना करें, यानी कि पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ना करें। तो कहने का मकसद ये है कि IMF आप कह रहे हैं कि मुदाखलत ना करें, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप ही को IMF डिक्टेट करता है। और इसमें तमाम हुकूमतें शामिल हैं कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, डॉलर को उसकी ओरिजिनल प्राइस पर लेकर आओ, इस तरह से आर्टिफिशियली उसको रेगुलेट ना करो, और आप लोग फिर करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि IMF के कहने पे अवाम के ऊपर महंगाई का बम फोड़ दिया हुकूमत ने, हम तो ये कहते हैं, मीडिया तो ये कहता है, लेकिन IMF के कहने पे ये बातें तो आप करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत है। अगर IMF हमारे साथ नहीं चलेगा तो पाकिस्तान के खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के चांसेस हैं। और मिफ्ता इस्माइल ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर IMF पाकिस्तान के साथ नहीं चलता तो अगले माली साल में, अगला माली साल जो उसके पहले क्वार्टर में पाकिस्तान निकल जाएगा, सेकंड क्वार्टर निकलना मुश्किल हो जाएगा। IMF ना हो, ज़्यादा चांस हैं हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं। तो IMF का जो भी कंसर्न है इस वक्त पाकिस्तान की, जब उन लोगों को देखें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने आपको पैसा देना है, आपको बेल आउट करना है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए, तो उन्हें अपने पैसे की वापसी को यकीनी बनाना है। इसीलिए वो कहते हैं कि मईशत को ऐसे हैंडल करो, टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ, क्योंकि टैक्स इकट्ठा करोगे, बिजली महंगी करोगे, सरकारी ख़जाने में पैसा आएगा तो IMF को वापस करोगे ना।
तो उसी की एक एक्सटेंशन मुझे ये लग रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसमें जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस पर कंसर्न जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। तो अब ये हुकूमत इसको कैसे डील करेगी? इसहाक डार साहब वैसे पहले कह चुके हुए हैं कि जी IMF नहीं भी अगर आता तो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन इसहाक डार ने यह भी कहा था कि डॉलर नीचे आएगा, लेकिन डॉलर कहाँ पे आप लोगों को पता। तो आई होप कि मुल्क जो है उसमें जो मौशी बहरान है उसमें खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राबी ना है, जितनी है वही इस वक्त जो है टॉलरेट करना लोगों के लिए मुश्किल है। तो अब यहाँ से चीज़ें रिवर्स हों और बेहतरी की तरफ जाएं। अब उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता सियासी इस्तेहकाम में है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है उसको ख़त्म होना ज़रूरी है। अब वो कैसे ख़त्म होगा उसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को सर जोड़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।